तो नमस्कार, राम राम आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का। मैं राजेश खुर्दी आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज हम बैठे हैं मुकेश गोयल जी के साथ में। मुकेश गोयल जी कोटपुतली की राजनीति में काफ़ी वक्त से सक्रिय रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं, विशेष तौर पर बीजेपी पार्टी के साथ शुरुआत से ही। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में, इनके कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में और भी दूसरी चीज़ों पे जो ये हमें बताना चाहें। तो नमस्कार, राम राम मुकेश जी। नमस्कार, आपको भी राम राम जी। तो मुकेश जी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत राम राम अभिवादन। बिल्कुल, आपको भी दीपावली की विशेष रूप से शुभकामनाएं। जी जी। और जितने भी आपके चैनल, आपके इस मीडिया के माध्यम से इस क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी सबको दीपावली की राम राम। जी। तो मुकेश जी कैसे हैं आप? सबसे पहले हमें ये बस अच्छा हूँ बहुत। तो अभी भी आप सक्रियता आपकी अभी भी बनी हुई है, चुनाव भी नहीं है उसके बावजूद, लेकिन अभी तो राजस्थान में चुनाव है, उपचुनाव है। अभी राजस्थान के उपचुनाव में रामगढ़ विधानसभा जो है, उस विधानसभा प्रवासी के नाते पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार उसी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। जी जी। पार्टी ने जो काम दिया है उस काम को पूरी मनोयोग के साथ कर रहा हूँ। जी। आपके शुरुआती लाइफ के बारे में बात करेंगे कि शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, बचपन कहाँ से आपका शुरू हुआ, कौन से गांव से या शहर से? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। कोटपुतली का एक छोटा सा गांव है अजीतपुरा। जी। अजीतपुरा कुजोता ग्राम पंचायत में है वर्तमान में। मेरा जन्म अजीतपुरा गांव का है। जी। और अजीतपुरा गांव महाराजा अजीत सिंह जी जो खेतड़ी के थे, उनके नाम पर बसाया गया था। अच्छा, उनके नाम से? हाँ, क्योंकि महाराजा अजीत सिंह की तरफ से जो कोटपुतली का जो क्षेत्र था, उसको जो यहाँ के इस समय के इंचार्ज कह लीजिए, जो एक मुस्लिम उनके सिपह सालार थे, तो वो देखते थे इसको। तब नारेडा का एक चोबा देने का विवाद था, तब उसको लेने के लिए वो आए थे। बाद में कोटपुतली की जो क्षेत्र था, इसका काम, इसका लगान, इसके तमाम विकास के काम, कोर्ट कचहरी का काम महाराजा अजीत सिंह ने उनको सौंपा था। खेतड़ी महाराजा के अधीन ये कोटपुतली क्षेत्र था। तब ये अजीतपुरा के अंदर उन नवाब साहब ने अपनी रहने की व्यवस्था की और महाराजा अजीत सिंह के नाम पर अजीतपुरा को बसाया। लगभग कह सकते हैं कि आज़ादी के करीब करीब 70 वर्ष पहले ये अजीतपुरा बसा होगा। उससे पहले आसपास के गांवों से हर परिवार को लेकर के वो आए, ऐसे अजीतपुरा बसा। और हमारे पूर्वज भी अजीतपुरा में रहने लगे, कुजोता से जाकर कहाँ से थे? अच्छा, कुजोता। मूलतः कुजोता के थे। फिर मेरा जन्म अजीतपुरा में हुआ और उसके बाद पढ़ाई के लिए मैं कोटपुतली आ गया। मेरे पिताजी ने यहाँ पे उस वक्त खाद बीज की दुकान की थी और हम लोग यहाँ रहने लगे। पढ़ाई लिखाई यहीं भी। बसंत प्रभु राष्ट्रीय विद्या मंदिर करके है, संघ का एक स्कूल है विद्या भारती का। उस स्कूल में मैं कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8 तक मैंने वहीं मेरी पढ़ाई की। और कक्षा 9, 10, 11, 12 इसकी पढ़ाई मैंने यहाँ के जो राजकीय सरदार सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है कोटपुतली का, उस विद्यालय की नींव स्वामी विवेकानंद के कर कमलों द्वारा भी रखी गई थी। उस विद्यालय में मैंने अपने 4 साल रह कर के शिक्षा अर्जित की। और फिर मैंने राजकीय लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के द्वारा कॉमर्स से मैंने 2 विषयों में पीजी की। जी। तो थोड़ा सा मेरे एक सवाल इसमें ये है कि आपने सरदार स्कूल से बताया ना जी। तो ये सरदार नाम, ये टाइटल कहाँ से आया? मैंने सुना कोई इतिहास है इसका भी। खेतड़ी महाराजा जो थे जी, उसमें राजा सरदार सिंह जी थे, उन्हीं के नाम पर सरदार स्कूल है, उन्हीं के नाम पर अस्पताल भी है। और महाराजा जय सिंह जी, उनके पूर्वज हैं अजीत सिंह जी के, उनके नाम से भी यहाँ पे गौशाला बनी हुई है। अच्छा। तो मूलतः खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी के ही पूर्वज हैं सरदार सिंह जी। अच्छा, उन्हीं के नाम पे है। हाँ। और बीच के दिनों में ये भी था कि स्कूल का नाम बदलने का एक चला था ट्रेंड, इंग्लिश मीडियम। तो महात्मा गांधी का नाम लोगों ने थोड़ा सा उसको किया था, रिफ्यूज किया। लेकिन जब ये हिंदी मीडियम विद्यालय चलता था, मुझे ध्यान में आता है सरदार विद्यालय में एक समय दौर ऐसा था जब 8,000 7,000 की संख्या में यहाँ छात्र पढ़ते थे। और यह विद्यालय 2-2 शिफ्ट में चलता था। पूरे कमरे पूरे रहते थे, भरे रहते थे। एक शिफ्ट 7 से 12, दूसरी 12 से 6। 2 शिफ्टों में चलने के बावजूद भी इस विद्यालय का फुल कैपेसिटी से भरे रहना। पर धीरे धीरे समय बदला
कुछ निजी शिक्षण संस्थान बढ़े। उसके बाद से यह विद्यालय एक शिफ्ट में चला, लेकिन हिंदी में लगातार चला। जी। जब इस विद्यालय को इंग्लिश मीडियम पिछली सरकार में किया तो यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के लोग, यहाँ के शिक्षाविद, हम सब लोग भी चाहते थे कि ये हिंदी मीडियम में चले, और इस विद्यालय का नाम महाराजा खेतड़ी जी के नाम से है, तो वही नाम रहे। जी। तो आपका बचपन मतलब गांव से आपकी पैदाइश है, फिर आप? हाँ, अजीतपुरा का मेरा जन्म स्थान है। मूलतः बचपन से ही, जन्म से लेकर और लगातार कोटपुतली में शिक्षा अर्जित की, और गांव से नाता लगातार जुड़ा भी रहा, आज भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो माता पिता आपके यहाँ आ गए, दादा दादी गांव में ही थे? हाँ, मेरे दादा दादी गांव रहते थे, अब दोनों तो माता पिता से कैसे हो रिश्ते चुके हैं। पिताजी और माताजी संयुक्त परिवार है। मेरे पिताजी अभी? अरे वाह। सब लोग एक साथ ही रहते हैं हम। क्या बात, कितने भाई हैं? मोहल्ले में मेरे पिताजी और 5 भाई हैं। अच्छा। सब लोग एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार है, संयुक्त परिवार है। मतलब आपके पिताजी हैं वो भी अभी एक जगह ही है, सारे भाई? अरे वाह, क्या बात। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा हमारी रही है आज तक। अच्छा। और जी, 1982 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद जब सरदार स्कूल में हम पहुंचे 1987 में जी, तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ा, और ABVP से जुड़कर लगातार कॉलेज के समय तक मैं ABVP के अंदर छात्र राजनीति से जुड़कर छात्रों के लिए काम करता रहा। उसमें विशेष रूप से कहूँगा कि कोटपुतली के ही हमारे अपने श्री सुनील बंसल विद्यार्थी परिषद ABVP में प्रचारक के नाते निकले थे, और उनके मार्गदर्शन में हमने लगातार यहाँ पर ABVP में काम किया। तो राजनीति में आने का कोई सीधा हम तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन RSS के थ्रू फिर आपका राजनीति? हाँ, ये कह सकता हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय से ही मैं ABVP के साथ छात्र राजनीति के अंदर जाकर के छात्रों के हितों के लिए कारण क्या था? काम करता रहा। तो छात्र हितों की बात कर रहे हैं आगे का तो कुछ भी तय नहीं था कि मुझे राजनीति में स्थायी रूप से जाना है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, लेकिन कॉलेज के अंदर काम करते करते ऐसे स्टूडेंट्स जो गाँव से आते थे और उनको एडमिशन लेने में कठिनाई होती थी, और छोटे छोटे काम, उनको कहीं अपना सर्टिफाइड कॉपी करानी है तो दिक्कत आती थी, किसी को अपना छात्रवृत्ति लेने में दिक्कत आती थी, किसी को पुस्तकालय से पुस्तकें लेने में दिक्कत आती थी। तो हमने उस समय पुरानी पुस्तकें कलेक्ट करके और उन लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराने का भी काम किया जो गांव से पुस्तक नहीं खरीद सकते थे। तो किताबें लेक्चर से हम लेकर आते थे, जो उनके पास स्पेसिमेन कॉपियाँ आती थी, या पुराने स्टूडेंट्स जो पढ़ के चले जाते थे उनकी बुक्स हम ले लेते थे, और हमने उसके लिए कॉलेज के पुस्तकालय के अलावा एक अतिरिक्त ABVP का एक पुस्तकालय और चलाया। तो वो हम आने वाले ऐसे गरीब छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम किया। उन छात्रों को रहने की कहीं व्यवस्था करानी है, किसी छात्र को दिक्कत आ रही है, निरंतर उनका सहयोग करते करते ही, और जब मैं संघ की शाखा में जाता था तब भी दिमाग में सेवा का भाव तो था। तो इसके अंदर ठीक आपने कहा कि भाई एक सेवा का भाव था, इस वजह से राजनीति। कोई मार्गदर्शक भी आपका रहा क्या है इस बीच? मार्गदर्शक तो जिस संगठन में मैंने काम किया, सबसे पहला मेरा संगठन जो मुझे ऐसे संस्कार मिले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS से ही मूल रूप से ऐसे संस्कार मुझे और मेरे परिवार को मिले कि हम समाज और देश के लिए काम कर सकें। वही संस्कार जीवन का एकदम ध्येय बन गए, और उन्हीं संस्कारों के चलते इस रास्ते को मैंने अपनाया। इसी वजह से फिर बाद में आप हाँ, राजनीति में काफ़ी टाइम से सक्रिय भी हैं। तो सबसे पहला चुनाव आपने कब लड़ा? वैसे तो कॉलेज के अंदर ABVP से मैंने 1995 में चुनाव लड़ा, लेकिन लगातार कॉलेज की छात्र राजनीति के चुनाव में 1989 के चुनाव से लेकर के लगातार कॉलेज में 2002-04 तक रहा। छात्रों को ABVP जिसको भी लड़ाती उसके साथ लगना, चुनाव लड़ाना, योजना बनाना, चुनाव जीतना, चुनाव हारते भी थे, जीतते भी थे। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लड़ना और लगातार लोगों के लिए संघर्ष करना मायने रखता है। उस काम में उस समय जुटा रहा। तो उसके बाद में आपने विधायक का चुनाव पहली दफ़े 2018 में या उससे पहले भी लड़ा था? नहीं, विधायक का तो पार्टी ने 2018 में लड़ाया, लेकिन इसी बीच हमने भारत विकास परिषद जो एक संघ का NGO है, उसमें भी निरंतर सेवा के कार्य करने का अवसर मिला मुझे। 2003-04 के अंदर से ही उसमें हमने भारत विकास परिषद के माध्यम से विभिन्न
क्षेत्र में मेडिकल कैंप, आई कैंप और वृक्षारोपण जैसे विषयों पर काम किया लगातार। और उसी दरमियान 2010 में नगर पालिका थी उस समय, उसके डायरेक्ट चुनाव थे, तो उसका एक चुनाव पार्टी ने लड़ने का अवसर दिया। मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया था। और उनका शुभ नाम जरा बताइए। मेरी धर्मपत्नी का सरोज गोयल नाम है। सरोज जी। फिर उसके बाद लगातार पार्टी में काम करते रहे। 2009 के पार्टी के लोकसभा के चुनाव में भी काम करने का अवसर मिला। और इससे पहले भी जितने विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए, विद्यार्थी परिषद में भी काम करते करते डॉक्टर रघुवीर सिंह जी शेखावत चुनाव लड़े, डॉक्टर RS गौड़ विधायक का चुनाव लड़े, श्रीमती शील धाबाई जी चुनाव लड़ी। तब जो काम पार्टी ने हमें दिया, लगातार रात भर पोस्टर लगाना, और उस समय स्टेंसिल से गेरू के माध्यम से दीवार लेखन का काम होता था, वो दीवार लेखन का काम भी हमने खूब किया। और राजनीति को सेवा का माध्यम सोच करके मैं जुड़ा। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो मुझे लगता है कि 2013 में पार्टी ने श्री बनवारी लाल यादव जी को टिकट दिया था। उस चुनाव को भी पूरा दिन रात लग करके मैंने मेरी निष्ठा के साथ उसे निभाया। और उसी वक्त 2014 का ऐसा लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर के अंदर लहर अच्छी थी। उस समय इतनी बड़ी लहर थी। देश का हर व्यक्ति, हर जनमानस चाहता था कि इस देश के अंदर वो समय आया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी जी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया। और उस समय नरेंद्र मोदी जी के नाम की लहर पूरे देश में थी। ऐसे समय में जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को, जो खिलाड़ी रहे, सेना में रहे। उन कर्नल साहब के लोकसभा चुनाव के अंदर मुझे पार्टी ने पूरा लोकसभा के काम, चुनाव का प्रबंधन संभालने का जिम्मा दिया। और उस चुनाव में मैंने दिन रात काम करके पार्टी ने जैसा जैसा कहा वैसा काम किया। और उस समय 2014 के बाद निरंतर पार्टी के लिए काम करते करते, विशेष रूप से जो मेरा रक्तदान का कार्यक्रम चलता था, एक रक्तमणि, 17 सितंबर 2015 का दिन था, मोदी जी का जन्मदिन था। वैसे तो रक्तदान के कैंप हम लगातार लगाते रहे, लेकिन कई बार ऐसा अवसर होता था कि रोज़ाना ब्लड बैंक्स के अंदर ये समस्या आती थी कि आज यह ग्रुप नहीं है, आज यह ग्रुप नहीं है। इसका एक अच्छा प्रबंधन करने के लिए हमने प्रतिदिन रक्तदान करने का कार्यक्रम शुरू किया। नियमित कोई न कोई व्यक्ति रक्तदान करेगा और प्रतिदिन करेगा। और हमने कोशिश की, जो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड का वर्ग नहीं होता था, ब्लड ग्रुप जो अवेलेबल नहीं होता था, उसी का रक्तदान करा के हम ब्लड की आपूर्ति को बनाए रखते थे। उस कार्यक्रम का नाम दिया रक्तमणि, जो अनवरत चालू है। और उस कार्यक्रम के बाद मैं कहता हूँ, इस क्षेत्र की जनता और कोटपुतली के लोगों का प्यार था कि कोटपुतली के लोगों को लगा कि इस कोटपुतली की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुकेश गोयल को लड़ाए। तो टिकट मांगने जैसी कोई बात नहीं थी, पार्टी ने मुझे अवसर दिया और 2018 का विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा। और चुनाव तो काफ़ी अच्छा रहा था, आप सेकंड पे रहे उस टाइम। हाँ, वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो चुनाव जातीय गणित के आधार पे ही लड़े भी जाते हैं और वोट भी उसी हिसाब से हिंदुस्तान में दिए जाते हैं। ये आपने फैक्ट बात की, अक्सर नेता इस पे बात करते हैं कि नहीं हाँ, ऐसा कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को अवसर देती है। और भले ही मेरी जाति का वोट यहाँ पे नहीं था, बहुत नगण्य मात्रा में था, बावजूद लेकिन 36 बिरादरी ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को उससे बड़ा मैंडेट कभी मिला नहीं। 2018 में से पहले बीजेपी को 44,000 मत नहीं मिले, लेकिन मुझे अच्छा मत भी मिला। और मैंने लगातार भले ही मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 5 साल लगातार जनता के कामों को करने का प्रयास भी लगातार किया। मुझे याद नहीं आता होगा कि रात को किसी ने फ़ोन किया हो, अस्पताल की दिक्कत हो, तो मैंने उसकी निश्चित रूप से मदद करने की कोशिश की। तो आपने कहा कि 2018 में पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप पार्टी से लगातार जुड़े भी रहे, लेकिन फिर उसके बावजूद अभी 2023 में जब चुनाव हुआ तो आपने निर्दलीय रूप में फॉर्म भर के आपने अप्लाई किया और चुनाव भी लड़ा। उसका क्या कारण था? क्योंकि आप तो पार्टी की लाइन से, ये तो बाहर होने का काम था। देखिए, पार्टी टिकट देने का एक भी कोई कारण फैक्ट लेके नहीं चलती है।
पार्टी अनेक दिशाओं में सोचकर चलती है और चुनाव अगर हम नहीं लड़ते तो वास्तव में जो इस कांग्रेस के शासन के अंदर जो प्रताड़नाएं कोटपुतली के अंदर लोगों को मिली और कोटपुतली के ऐसे भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने भी उसे 18 से 23 के 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी प्रताड़नाएं सही राजनीतिक द्वेषता के आधार पर कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी कोई VCR भरवा देना, उसे कोई 151 में बंद करा देना, ऐसी अनेक घटनाएं उस समय कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने की। और केवल वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या उसके झंडे के नीचे नहीं है, ऐसा भेदभाव करते हुए ऐसी प्रताड़नाएं मिली तो उन सब का जवाब भी नहीं दे पाते। इस वजह और से पुनः यह तो कतई बर्दाश्त नहीं था कि इस कोटपुतली में कांग्रेस जीत करके जाए। और मेरे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैंने सदैव एक बात कही कि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, जीतूंगा हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। तो आपको लगता है अगर आप उस टाइम चुनाव में ना खड़े होते तो कांग्रेस पार्टी लीड ले सकती? अब ये तो पूरी जनता भी कहती है भाई, और आप भी समझते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि 2018 में जहां आपको 44,000 के आसपास वोट मिले, लेकिन 2023 में जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो बाकी लोग भी हैं अगर आपके साथ होते तो ये वोट परसेंटेज तो कुछ बढ़ना चाहिए था। देखिए, वोट 35,000 एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिला है, वो कम नहीं है। और आप ऐसे अनेक उदाहरण आज़ादी के बाद से कोटपुतली में देखोगे। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने MLA रहने के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़े और शायद 2-2, 3-3 हज़ार में उन लोगों को जनता ने रख दिया। मैं तो ये कहूँगा कि जनता ने सदैव स्नेह रखने में और समर्थन देने में कभी कमी नहीं की है। तो और चूँकि मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी में ही काम करना था और उस समय भी ऐसे अनेक दूसरे दल के लोगों ने प्रलोभन भी दिए कि आप आइए इस पार्टी से लड़ लीजिए, लेकिन नहीं। अच्छा, मैंने उन प्रलोभन बहुत सी पार्टियों ने, तो और कांग्रेस का भी टिकट तब तक क्लियर नहीं हुआ था। तो उम्मीद थी? हाँ, कांग्रेस के भी एक बड़े नेता का फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है, मैं उस विचारधारा को दिल से मन से मानता हूँ और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैं हूँ। और ठीक है, निर्णय जो हो गया, लेकिन कार्यकर्ता जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो मतलब कांग्रेस पार्टी से भी कहीं ना कहीं आपको ऑफर था? अभी सभी चाहते हैं कोई जीतने वाला उस समय कैंडिडेट वास्तव में होता कौन है, क्या है, इन सब चीज़ों को देख करके। और भी दल, अनेक क्षेत्रीय दल हैं, वो भी आप जानते हो, जब किसी पार्टी का टिकट किसी व्यक्ति को एक को मिलेगा, दो को नहीं मिलेगा। भाई आपके पास हर पार्टी में, कांग्रेस में तो भले ही हो सकता है कि दावेदार ही एक ही रहता है टिकट का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बड़ी है, वहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसे संभावना नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अवसर दे सकती है। तो उसमें एक लाइन होती है। लेकिन जब टिकट किसी एक को मिलता है तब छोटे छोटे दल बहुत से हैं, वो उसको सीधे अप्रोच करते हैं और कहते भी हैं कि हमारे दल से आप लड़िए। अगर पिछली सरकार को देखा जाए, कांग्रेस की सरकार, कोटपुतली से भी कांग्रेस के विधायक थे जिनके बारे में आपने थोड़ा सा भी बताया भी कि इन लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें कियोस मचा रखा था कोटपुतली में। थोड़ा सा उदाहरण के रूप में हमें बताइए कि क्या खामियां रहीं लास्ट टाइम सरकार में? देखिए, आप किसी भी सरकार का कार्यकाल उठा के देख लीजिए और आप खुद लोगों से पूछ लीजिए, 2018 से 23 में कांग्रेस शासन में विसंगतियां नहीं होती। अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो सरकार थोड़ी बदलती। नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि काम तो बहुत हुए थे, लेकिन ये तो पार्टी की अंदर कलह कुछ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोटपुतली को देख लीजिए, काम बहुत हुए। कांग्रेस राज में काम हुए। कांग्रेस राज में लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की दुकान तोड़ी गई, लोगों के इलाज नहीं हुआ। अस्पताल के अंदर जाते उनको रेफर टिकट मिला, इलाज नहीं मिला। अच्छा। BDM अस्पताल के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर लोगों को रेफर टिकट मिला। कोई भी जाओ, छोटी सी भी बीमारी है, रेफर। आज इतना बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल, और उसमें इतना बड़ा स्टाफ है, वो इलाज के नाम पर रेफर टिकट देने लग जाए तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता की संलिप्तता है और उस समय के राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और राजनीतिक नेताओं ने कतई ध्यान नहीं दिया। और विशेष रूप से यहाँ कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि MLA थे, सरकार में 5-5 मंत्रालयों के मंत्री थे। हाँ, उनके पास और उसके बावजूद भी कोटपुतली को क्या मिला, बता दीजिए आप। तो आप राजेंद्र जी एक ऐसा विकास का उदाहरण बता दीजिए, इतना बड़ा काम कांग्रेस के शासन में हुआ
या जनता से जाकर के पूछ लीजिए कि उन्होंने कोटपुतली को ये सौगात दी है। एक सौगात भी कहीं, हाँ सौगात दी उन्होंने। कोटपुतली के लोगों के घर उजाड़े, कोटपुतली को बेघर किया, 5000 लोगों को रोजगार से वंचित किया जो अपना कमाकर खा रहे थे। क्या उसमें तालमेल बिठाकर नहीं हो सकता था? हो सकता था। नगर पालिका के वो माध्यम बना करके सिर्फ इसलिए लोगों के घर उजाड़े गए कि वो कांग्रेस सरकार को वोट देने वाला क्षेत्र नहीं था, और ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार में 5 साल में कोटपुतली को विकास की दृष्टि से राजस्थान में सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। तो 10 साल तक राजेंद्र जी रहे विधायक यहाँ से, तो उनके 15 साल ही रहे श्रीमान जी। जब 8 से 13 के अंदर वो कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़े, भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, और सरकार में हारा हुआ व्यक्ति भी एमएलए के बराबर ही होता है। उन्हीं की चली थी सरकार में। तो 5 साल उनके वो, 8 से 13, फिर 13 से 18 के अंदर वो विधायक रहे, 18 से 23 में वो मंत्री रहे। तो आपको लगता है कि ये उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी है? आप देख लीजिए ना, 15 साल में कोटपुतली को क्या मिला है, बताओ आप। तो कुछ लोगों का तो फिर ये मानना है कि अगर वो इतने ही निकृष्ट थे तो वो इतने वोटों से फिर भी उन्होंने, देखिए मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, मैंने कहा था वोट कितना मिलना इन सब के अंदर एक जातीय गणित का बड़ा आधार होता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण था। अदरवाइज काम तो आपने गिनवाई दिए कि सौगात बता देना, उनसे भी आप कभी जाएंगे नहीं, बिल्कुल उनसे मुलाकात तो आप पूछिएगा कि 15 साल के अंदर आपने ऐसा क्या किया जो कोटपुतली के लिए वरदान साबित हुआ। ठीक है, अभी करंट में बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, हमारे यहाँ से विधायक भी बीजेपी से ही हैं, तो अभी लगभग हो जाएगा, साल भर हो जाएगा। तो अब इनके कार्यकाल को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो जो पेपर लीक का मुद्दा था, राजस्थान की सरकार ने पेपर माफियाओं को पकड़ा है, जेलों में भेजा है, और उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई चल रही है। राजस्थान के अंदर अपराध तेज़ी से कम हुआ है और राजस्थान विकास की ओर बढ़ा है। लेकिन इसी बीच हमारे लोकसभा चुनाव और अनेक ऐसे चुनाव आए, तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जनप्रतिनिधि सब लोग उन चीज़ों में भी व्यस्त रहे। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम वो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर की थी। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसका 70 से 80% इस 1 साल के अंदर पूरा करना हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए भी विशेष रूप से जो ERCP का राजस्थान का अटका हुआ काम था, ये इस पे थोड़ा सा ERCP को श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने अपना पूरा जी जान से केंद्र के मंत्रियों से सहयोग लेकर और आसपास के राज्यों के साथ भी लगातार मीटिंग करके ERCP के जो काम को उन्होंने पूरा किया। और विशेष रूप से हमारे इस क्षेत्र के बुचारा बांध को ERCP की योजना से जोड़ा है। तो हमारा जब ये बुचारा बांध के अंदर ERCP की योजना से जल आकर के डलेगा तो आप देखिएगा इस कोटपुतली का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों किसानों के चेहरों पर खुशी आएगी। मैं माफ़ी चाहूँगा, काट रहा हूँ, कि कुछ लोगों को ये कहना है कि इनॉग्रेशन हुआ है, काम वाम कुछ नहीं होना, ERCP को लेके इनका आगे का कुछ भी मैंडेट है नहीं। चलिए, आप एक काम ऐसा बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्घाटन किया हो या शुरू किया हो और आज तक पूरा नहीं हुआ हो। एक सिंगल काम बता दीजिए। और अनेक उदाहरण आपको कांग्रेस के मिल जाएंगे, कांग्रेस ने जो कहा उसे पूरा कभी किया ही नहीं उन्होंने। जयपुर के अंदर वसुंधरा जी ने द्रव्यवती नदी का सपना देखा और उसका काम शुरू किया और बेहतरीन उसे पूर्णाहुति तक लेकर गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद हालत खराब हो, उसकी हालत खराब कर दी उन्होंने 5 साल के अंदर। तो अभी मैंने तो उम्मीद की थी, अभी लास्ट टाइम में गया कि बीजेपी सरकार फिर से आई है तो कुछ करेगी पूरा। उसको बीजेपी सरकार अपने कामों को भी पूरा करेगी और बल्कि कांग्रेस के अधूरे छोड़े हुए सब कामों को पूरा करेगी। नए काम भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, एक हमारा सवाल ये है कि अब तो राजेंद्र जी बीजेपी में आ गए। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, बड़ा दिल रखने वाला संगठन है और बीजेपी में कोई भी आ सकता है। आप भी अभी बैठे बैठे अपनी मोबाइल से निकाल करके यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, डिजिटल मेंबरशिप ले सकते हैं आप।
और उसका नंबर बार बार हम सब लोग बताते हैं। अच्छा, 880000 आप दबाइए, मेंबर बन जाओगे। तो ये तो बहुत अब मतलब साधारण मेंबरशिप चीज़ बनना जिस संगठन का इतना सरल काम हो, कोई भी बने। कांग्रेस में तो मेंबरशिप देख के देते हैं कि इसकी आदमी के अंदर वजन कितना है, अच्छा, तब उसको मेंबरशिप मिलती है। अच्छा, अगर उसमें वजन है, वजन से मतलब समझ गए होंगे, समझ गया। अपन किसी बाबू के दफ्तर के कार्यालय में जाते हैं तो देखता है कि इस पेपर पे वजन कितना है, तब उस पेपर को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, ऐसे मेंबरशिप भी वहाँ वजन से मिलती है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर मेंबरशिप के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में निर्णय करना ये पार्टी के बड़े लोगों का काम है। उसका काम कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसी हिसाब से उसको जिम्मेदारी मिलेगी। भले ही पार्टी में आगे, लेकिन पार्टी में जिम्मेदारी तो उसके काम के आधार पे मिलेगी ना। क्योंकि देखो, एक आम आदमी का पार्टी की मेंबरशिप लेना अलग चीज़ होता है और एक मंत्री का मेंबरशिप लेना अलग बात। हाँ, तो उनके काम का आकलन पार्टी करके ही तो उनको आगे काम देगी। तो अभी वो पार्टी में आए भी होंगे। आए तो हैं, ये लोकसभा चुनाव में आए हैं। लोकसभा चुनाव देश का बहुत बड़ा चुनाव है। उनको उस पार्टी की कमियां पता लग गई। कांग्रेस के अंदर उनका कोई वजूद नहीं था। कांग्रेस पार्टी के जो तो विचार, काफी कुछ दिया है, वो दिया, लेकिन कुछ न कुछ उनको पता होगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। अच्छा, दुखी होकर ही तो आया है, नहीं तो कौन छोड़ता है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी दुकानदार के यहाँ नौकरी कर रहा है, वहाँ नौकरी करना जैसा है कांग्रेस में, और वहाँ पे वो संतुष्ट कब नहीं होगा। नौकरी करना वहाँ क्या है, सारा हिसाब किताब बैलेंस शीट बनती है वहाँ अच्छा। उस कांग्रेस के अंदर। तो वहाँ से वो उनको कोई ना कोई ऐसी प्रताड़ना तो हुई होगी ना, तब उनको कांग्रेस छोड़ी और उनको कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छी पार्टी है, अब मैं कांग्रेस को छोड़ कर आया हूँ। छोड़ कर आए ना वो। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी दबती नस को दबा दिया बीजेपी ने तो मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी राजनीति के अंदर हर व्यक्ति अपना भला बुरा सोच के आगे चलता है। सही बात। उन्होंने अपना भला सोचा होगा, कह सकते हैं। एक विधायक के तौर पे हंसराज जी को आप कैसे देख रहे हैं कोटपुतली? देखिए, हंसराज जी और उनका पूरा परिवार लंबे समय से कोटपुतली से जुड़ा हुआ है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव भी जीते और अब लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें हंसराज जी पटेल विधायक, और वैसे तो ये भी कहूँगा कि कांग्रेस से आने वाले राजेंद्र जी यादव, अब तो भाजपा के सदस्य हैं। अच्छा, हम सब लोग मिलकर एक मुखी हो करके इस कोटपुतली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हंसराज जी का कार्यकाल अच्छा रहेगा बहुत। चलो, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस कोटपुतली को के बहुत लिए, सी सौगात जिले के लिए मिलेंगी। कुछ अच्छा काम हो, तहसील के लिए भी कुछ अच्छा काम हो। अब थोड़ा सा आप इस चीज़ पे बताइए कि आपका विज़न क्या है इस शहर को लेके, इस कस्बे को लेके, क्या विज़न है? देखिए, यहाँ के युवाओं के लिए तो विजन एक ही होता है कि युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तमाम वो पढ़ने के संसाधन जो बाहर जा कर के वो पढ़ाई पूरी करता है, वो इस कोटपुतली के अंदर हों ऐसे संसाधन और संस्थान, तो युवा को शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कोटपुतली के अंदर जब तक तमाम शिक्षा अर्जित करने के अवसर संस्थान यहाँ नहीं होंगे, तो युवाओं को शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, कोटपुतली की इन युवाओं को रोजगार के लिए भी ना भटकना पड़े। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार इस कोटपुतली के अंदर सृजित हो। कोटपुतली के युवाओं को कहीं अन्य शहरों में ना जाना पड़े। एक तो यह विजन है कि इस कोटपुतली में ऐसा होना चाहिए। दूसरा, कोटपुतली देश की राजधानी और राजस्थान की राजधानी को जोड़ने वाले मार्ग पर है। इस मार्ग पर होने के कारण कोटपुतली पूरे देश में अपना स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल, कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में। कोटपुतली का इतिहास भी राजा महाराजाओं के समय से बहुत श्रेष्ठ रहा है। इस शहर को ही नहीं अपितु गाँव के अंदर भी एक तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। यह कोटपुतली इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए कि देश के अंदर कभी आकलन हो तो कोटपुतली का स्थान उसके अंदर श्रेष्ठ स्थानों पर हो। एक चिकित्सा व्यवस्था के अंदर आज भी कोटपुतली के लोगों को जयपुर दिल्ली जाना पड़ता है। तो मेरे तो दिमाग में कि इस कोटपुतली के अंदर ऐसा एक चिकित्सा का श्रेष्ठ संस्थान हो ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ पर हाईवे पर होने के कारण बहुत से एक्सीडेंट
आधी रात को दिन में होते रहते हैं और उन लोगों का इलाज पूरा यहाँ पे संभव नहीं है, उन लोगों को भी जयपुर तुरंत लेकर जाना पड़ता है। तो मैंने लगातार यह प्रयास पहले भी किया, जब कर्नल राज्यवर्धन जी हमारे क्षेत्र से सांसद थे और मंत्री भी थे केंद्र सरकार में, तब भी मैंने लगातार प्रयास किया कि कोटपूतली के अंदर एक एम्स अस्पताल खुले। और लेकिन उसमें एम्स अस्पताल अभी ज़िला स्तर से नीचे नहीं है, लेकिन अब कोटपूतली चूँकि ज़िला बना हुआ है तो मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा कि कोटपूतली के अंदर एम्स खुले और यहाँ के लोगों को दर दर नहीं जाना पड़े। मेरा सबसे बड़ा संकल्प यही है कि विजन की इस कोटपूतली में यदि एम्स अस्पताल की एक इकाई आती है, क्योंकि दो राजधानियों के बीच की जगह बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तो पास के ही ज़िले हरियाणा के अंदर तो एम्स खुल रहा है। हाँ, झज्जर में है, नहीं यहाँ पे भी सुनने में आया है कि खुलेगा तो उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा, पर अपना भी प्रयास होना ही चाहिए ना अपने शहर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता सड़क यातायात है, इसके साथ साथ भविष्य के अंदर मेट्रो ट्रेन की कल्पना बहरोड तक की है, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे कि वो ट्रेन जयपुर तक जोड़ें। अच्छा। इस क्षेत्र के अंदर अनेक औद्योगिक इकाइयाँ आए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार यहीं पे मिले। अभी वर्तमान में जो अल्ट्राटेक यहाँ पे कार्य कर रही है, उस अल्ट्राटेक के अंदर बाहर के कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, उसका भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उसमें मिलना चाहिए, इसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। रोजगार के अलावा वहाँ के आसपास के कुछ गाँव वालों से बात हुई थी तो उनका कहना है कि एक तो पोल्यूशन, एक रोजगार तो है ही कि बाहर के लोगों को बुलाते हैं, हमको क्यों नहीं देते हैं, और आसपास वालों को तंग करते हैं। लगातार इस बात को देखो हमने उठाने की कोशिश की भी है और प्रभावी तरीके से इसको रामगढ़ चुनाव के बाद फ्री होकर के हम इस चीज़ को दोबारा से एक मजबूत तरीके से उठाएंगे कि यहाँ पर जितने भी उद्योग हैं उनके अंदर यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। उपचुनाव में कहाँ देख रहे हो इस बार? मैं उपचुनाव में भी रामगढ़ के अंदर लगा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ से चुनाव जीतेगी। 7 सीटों पे चुनाव है। 7 पे हमारे पास तो 7 में से पहले एक ही सीट है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी सीटें भी बढ़ेंगी और हम रामगढ़ भी जीतेंगे। चलो, हम भी आपके लिए यही दुआ करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुकेश जी, आपने खुल के अलग अलग चीज़ों पे बात की, आपसे जो भी सवाल किए गए आपने उनका बखूबी और बेफिक्र हो के आपने उनका जवाब दिया। खासकर अगर पिछले गत विधायक जी की बात करें तो उन पे भी भले ही वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन आपने खुल के अपनी राय को रखा। देखिए, उनके ऊपर कांग्रेस के विचारों की छाप थी जी। आदमी जैसा कहते हैं ना अपन, जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन। तो उस वक्त कांग्रेस के विचारों को ग्रहण कर रहे थे तो वैसे ही काम उन्होंने किए, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे। उन्होंने बीजेपी को आत्मसात किया है, अब ऐसा नहीं होगा भविष्य में। चलो, उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुकेश जी के साथ बात करके। आप लोग भी जुड़े रहिए, आप लोग भी कमेंट करिए कि हमारे खासकर इस बेल्ट में किसी और भी नेता से या कोई और अच्छी पर्सनैलिटी से हमें अगर इंटरेक्शन करना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मुकेश जी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसा ये इंटरेक्शन आप लोगों को कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। राम राम। सबको राम राम।